Hi everyone, Shwetank here. This is Unacademy's YouTube platform Unacademy UPSC और हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अभी मॉर्निंग का आज का डीना डेली इंटरनेशनल न्यूज एनालिसिस। ओके, सो लेट्स सी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर इंडिया ऑर्गेनाइज द इप्सा टूरिज्म मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग। सो बिकॉज कोविड है तो वर्चुअल मीटिंग्स आर गोइंग ऑन। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका की जो ग्रुपिंग है इप्सा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने डिसाइड किया है कि महात्मा गांधी को पोस्टमसली अब कांग्रेसियल गोल्ड मेडल दिया जाएगा। कांग्रेसियल गोल्ड मेडल है क्या? जो कांग्रेसियल गोल्ड मेडल है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में चीजें बता दूंगा एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। अफगानिस्तान एनवॉय एड्रेस यूएनएससी सेज तालिबान नॉट ऑनरिंग प्रोमिसेस व्हिच तालिबान हैड मेड इन फरवरी 2020 इन दोहा। अफगान्स जो है वो फेयरफुल हैं। इंसिडेंसेस आई होप सो आप सबने देख लिए होंगे। फ्लाइट्स पे से प्लेन पे से अफगान्स गिर रहे हैं। दे आर हैंगिंग ऑन द प्लेन्स ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ अफगानिस्तान। उसके अलावा जो बाइडेन का स्टेटमेंट आया है तो वी विल बी डिस्कसिंग सम पॉइंट अबाउट that also. So let's proceed with the class. Let's discuss it in fast as we could. This is some information about me. If you are attending the session for the very first time, make sure you go through it. नीचे एक लिंक है unacademy.com/shwetank pandey9309। उस लिंक को फॉलो करेंगे, सारी फ्री क्लासेस का एक्सेस आपको उसके थ्रू मिल जाएगा। फाइन, लेट्स ऑल्सो टॉक अ बिट अबाउट अनअकैडमी द होल प्लेटफॉर्म। तो अगर आपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, मेक श्योर टू यूज द प्लेटफॉर्म एज मच एज यू कैन। ठीक है, गूगल ऐप स्टोर से, एंड्रॉइड ऐप स्टोर से या ऐप iOS के ऐप स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आइकॉनिक व्हाटएवर सब्सक्रिप्शनशिप यू लाइक यू कैन टेक इट। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप इज समथिंग जहां पे आपको मेंटोरशिप की सुविधा मिलेगी। मेंटोर अलग से मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे ओवरऑल प्रिपरेशन में आपकी, तो वो चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अच्छी चीज आ गई है, खबर ये है कि भाई अनअकैडमी जान रही है प्रीलिम्स 2021 इज वेरी क्लोज और इसलिए आप थोड़े से टेरिफाइड हैं, डरे हुए हैं। और अगर आप तक ने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपके पास 60 दिन का टाइम बचा है, सब्सक्रिप्शन लीजिए। और प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली प्रीलिम्स रिलेटेड जो बैचेस हैं, ठीक है, बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों में से व्हाटएवर यू प्रेफर, आप वो बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि तमिल वाली बैच 18 से शुरू हो रही है, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइसेस आर रिड्यूस टिल 18 ऑफ अगस्त, तो उसका फायदा उठाइए फ्रीडम ऑफर का और सस्ती प्राइसेस पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लीजिए। फाइन, बुक्स आपके घर पे आपको डिलीवर कर दी जाएंगी। अगर आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाली कोई दिक्कत है, EMI का ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो लिंक आपको दिया हुआ है और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे भी लिंक लिया हुआ है, उसको यूज कर लेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए। फाइन, अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए खुद को रजिस्टर कर लेंगे। संडे को टेस्ट होगा सुबह 11 बजे। तमिल बैचेस आर फ्रॉम 18th, रेस्ट ऑफ द बैचेस न्यू बैचेस विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम 18th। अब हम बात करते हैं न्यूज के बारे में। विल स्टार्ट विद इप्सा। ओके, आई होप आप सबको पता है कि ब्रिक्स के अलावा एक और ग्रुपिंग है जो इंडिया ने डेवलप की। ठीक है, अगर ब्रिक्स में से आप चाइना को और रशिया को निकाल दे तो कंट्री बचती है इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील। और ये ज्यादा सिमिलर कंट्रीज हैं। चाइना और रशिया थोड़े से अलग हो जाते हैं। रशिया डिफेंस लेवल पे अभी भी वर्ल्ड पावर माना जाता है, एक टाइम पे वो ओवरऑर्किंग तरीके से वर्ल्ड पावर था। चाइना जो है वो वर्ल्ड सुप्रीमेसी की तरफ मूव कर रहा है, तो इन कंट्रीज को थोड़ा सा अलग रखते हैं। जो सेम लेवल की कंट्रीज हैं उनके बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। और इन तीनों कंट्रीज को ये चीज समझ में आ गई थी बैक, नॉट नाउ, बैक इवन इन 2003, और इसीलिए 2003 में ही इप्सा की ट्राइलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो डेवलप कर ली गई। नाउ इप्सा को आप एक और तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप वर्ल्ड को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करें तो लाइन जो है इक्वेटर वो इंडिया के नीचे से जाएगी, लेकिन इंडिया क्योंकि एक सदर्न कंट्री ही मानी जाती है, पूरे अफ्रीका को आप इस तरीके से कुछ सदर्न और नॉर्दर्न कंट्रीज की ग्रुपिंग बनती है। ठीक है, ठीक है, चाइना जो है वो सदर्न कंट्रीज में आता था लेकिन अब उसको वहां निकाल दीजिए बिकॉज दे आर डेवलप्ड इनफ। इंडिया अभी भी सदर्न कंट्रीज में आता है, तो जो साउथ साउथ कोऑपरेशन होता है, ठीक है, साउथ साउथ कोऑपरेशन, वहां पर इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका साथ में मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग जो कि अब हमें यहां पर देखने को मिलेगा थ्रू इप्सा। ठीक है, इप्सा एक ट्राइलैटरल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव है जो इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को साथ लेकर आती है, साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करती है। ये साउथ साउथ कोऑपरेशन का जो इनिशिएटिव है ये इंडिया ने बहुत पहले ही उठा दिया था। याद रखिए जब बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुई थी बैक इन 1955 इंडोनेशिया, तब भी इस बारे में बात की जा रही थी कि किस तरीके से देखा जाएगा तो वर्ल्ड के जो सदर्न कंट्रीज हैं वही अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग है, वही
कॉलोनियलिज्म से बाहर आ रहे थे, और इसी समय ध्यान दिया गया कि साउथ साउथ कोऑपरेशन किया जाए। तो ये सारी कंट्रीज मिलकर कोल्ड वॉर में बनी हुई दो बड़ी कंट्रीज यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन के खिलाफ नहीं तो एटलीस्ट न्यूट्रल तरीके से एक स्टैंड ले सकती है। यहीं पे आप नॉन अलाइनमेंट को भी डेवलप होते देखेंगे, जो G77 की ग्रुपिंग बनी, और UNCTAD यानी ट्रेड रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी आप इसी के थ्रू देखेंगे। ठीक है, ब्यूनोस आयर्स का प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया जिसमें अर्जेंटीना ने इन कंट्रीज का साथ दिया, और 2009 में नैरोबी डिक्लेरेशन हुई, वो भी साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक एग्जांपल था। ठीक है, सो इसी के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने अब डिसाइड किया दैट दे विल कंबाइन इवन मोर, और कौन कौन से स्टेप्स हैं जहां वो साथ में काम कर सकते हैं। इप्सा डायलॉग फोरम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 2003 में ही डेवलप कर दिया गया था। इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक डायलॉग फोरम बनाया जाए जिससे ये तीनों कंट्री जो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इक्वल फेज में हैं ऑलमोस्ट, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो कल्चरली भी, मतलब कल्चरली सिमिलर नहीं है लेकिन जो कल्चर का डेवलपमेंट है वो सेम लेवल पे है, और इसके कारण ये तीनों कंट्री एक दूसरे को साथ कोऑपरेट कर सकती हैं। इप्सा एज एनुअल मीटिंग के तौर पे बनाया गया। ठीक है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इसके समिट लेवल की मीटिंग्स होती हैं। समिट लेवल की मीटिंग मतलब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर यानी हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सो फार 5 इप्सा की मीटिंग्स हो चुकी हैं, लीडरशिप लेवल की समिट हो चुकी है। 5वीं समिट जो थी वो 2011 में हुई थी। उसका रीजन ये है कि 2011 के बाद ब्रिक्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था, इप्सा एज सच उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया। ठीक है, ब्राजील में भी कुछ उनकी अपने इश्यूज चल रहे थे, चाहे लूला डिसिल्वा का इशू हो, या उसके बाद भी आप देखते हैं कि वो जेल गए, बाहर निकले, अगली प्रेसिडेंट भी जेल गई, बाहर निकली। देयर आर लॉट मेनी इश्यूज आर गोइंग ऑन इन ब्राजील, सो इंडिया वाज टेकिंग अ साइड, बट नाउ 6th इप्सा समिट इज गोइंग टू बी होस्टेड बाय इंडिया, और इसलिए सारी मुहिम चल रही है, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू नो अबाउट इट। ओके, इप्सा फंड के बारे में अलग से हम बात कर लेते हैं ना। व्हाट इज इप्सा फंड? इप्सा फंड इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका उनकी बनाई हुई एक फैसिलिटी है जिसमें पावर्टी और हंगर एलिवेशन के लिए तीनों ही कंट्री में जो प्रॉब्लम होगी उसके अलावा जो बाकी की डेवलपिंग कंट्री है, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका में हो, या साउथ एशिया में हो, या साउथ ईस्ट एशिया में हो, उन कंट्रीज को भी इप्सा फंड के थ्रू हंगर एलिवेशन या पावर्टी एलिवेशन में हेल्प की जाएगी। इस फंड को मैनेज करने के लिए यूएन की हेल्प ली जा रही है। यूएन के अंदर जो साउथ साउथ कोऑपरेशन का ऑफिस है, UNOSSC, ठीक है, वो इस पूरी की पूरी मुहिम को आगे लेकर चलेंगे। ईच इप्सा मेंबर कंट्री इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट 1 million per annum टू दिस फंड, और ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है तो उसमें कोई इशू नहीं। इसके पूरे इप्सा फंड के ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, टू एलिवेट पॉवर्टी एंड हंगर इन द नेशन ऑफ द साउथ। नेशंस ऑफ द साउथ का मतलब क्या है कि जो सदर्न कंट्रीज हैं, to develop best practices in the fight against poverty and hunger by facilitating execution of replicable and scalable project, यानी ऐसे एग्जीक्यूटिव प्लान बनाए जाएं जो कि एक कंट्री में ही सिर्फ अप्लाई ना हो, उन्हीं कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज में थोड़े से आप प्लान्स को ट्वीक करके, थोड़े थोड़े चेंजेस करके आप अप्लाई कर सके और मास लेवल पे उसको स्केल भी कर सके। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। नाउ टू पायनियर एंड लीड बाय एग्जांपल द साउथ साउथ कोऑपरेशन एजेंडा, ये मेन एम रहेगा इन कंट्रीज का। इसके अलावा जो अगली न्यूज है जो हमें देखनी है वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। याद रखिए, अभी हमारी 75th फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे था हमारा 75th, और उसमें के बाद आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी यूनाइटेड स्टेट्स का लोअर हाउस, दे हैव डिसाइडेड टू गिव महात्मा गांधी, MK गांधी कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। ओके, नाउ ये है क्या? यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस में 2 हाउसेज होते हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक हाउस ऑफ एक सेनेट होती है। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होती है उसमें ये डिसाइड किया गया, उनकी एक कांग्रेस वुमन है, यानी उनकी एक तरीके से MP मान लीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी मान लीजिए, कैरोलिन मेलोने, जो कि न्यूयॉर्क से उनकी रिप्रेजेंटेटिव है। उन्होंने री इंट्रोड्यूस किया है एक लेजिस्लेशन जिसमें यह कहा गया है कि महात्मा गांधी को उन्होंने जो नॉन वायलेंस का टूल डेवलप किया, जिसको बाद में यूनाइटेड स्टेट्स में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोगों ने यूज किया, ठीक है, उस पूरे की पूरी चीज के लिए, नॉन वायलेंस के मेथड को, उस टूल को डेवलप करने के लिए कांग्रेशनल गोल्ड मेडल देना चाहिए। ठीक है, इफ गिवन द अवार्ड, गांधी वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस मेडल, which is the highest civilian honor in United States and has been awarded to the 1980 US Summer Olympics team, John F. Kennedy, Nelson Mandela, George Washington, among many others. So
याद रखिए, कई सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि जैसे इंडिया में सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो भारत रत्न है, यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो फ्रीडम मेडल, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा अवार्ड फ्रीडम मेडल नहीं है, वो कांग्रेसोनल मेडल है। और कांग्रेसोनियल मेडल जो है, गोल्ड मेडल जो है, इसकी खासियत ये है कि ये 1789 के बाद से बार बार दिया जाता है, इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है, हर साल दिया जाएगा, लेकिन ये यूएस की कांग्रेस देती है, यानी यूएस की पार्लियामेंट देती है, उनके प्रेसिडेंट नहीं देते हैं। इसी तरीके से दूसरा अवार्ड होता है जिसको फ्रीडम मेडल कहा जाता है, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव राइट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का होता है कि वो किसको मेडल देना चाहते हैं। सो इन एवरी सेशन ऑफ कांग्रेस द लेजिस्लेशन टू अवार्ड कांग्रेसनल gold medal are introduced. Congress has commissioned gold medals at its highest expression of national appreciation for distinguished achievement and contribution. Now, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गांधी जी को इस समय इस मेडल को देने का क्या मतलब है। ही इज नॉट अलाइव, सो व्हाई एक्चुअली, बिकॉज एनीवे गांधी को नोबेल प्राइज भी नहीं मिला था। इसके लिए भी हमेशा कहा जाता है, इवन जब 1989 में दलाई लामा को नोबेल प्राइज मिला तो कहा यह गया था कि अब इसी में गांधी जी के लिए भी नोबेल प्राइज आप देख लीजिए, ठीक है। मे बी लोग कहते हैं कि अगर गांधी जी जिंदा रहे होते 1948 में तो शायद उनको नोबेल प्राइज मिल गया होता फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस दैट ईयर ओनली। बट अब इसको इस तरीके से समझिए कि दिस इज अ वे टू फर्दर बिल्ड रिलेशनशिप विद इंडिया एंड इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप, ठीक है। ये अगर अवार्ड दिया जाता है तो इससे इंडो अमेरिकन रिलेशंस जो हैं वो अच्छे होंगे, बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, एंड दैट इज गुड फॉर बोथ द साइड्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज बीइंग डन, एंड मोस्ट प्रोबब्ली ये पास भी हो जाएगा, ठीक है। अफगानिस्तान के बारे में न्यूज क्या है, तो पहले तो मैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड न्यूज है वो बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको जो बाइडेन का, जो कि रात में आई थिंक सो रात में 3:30 बजे के आसपास उनकी स्पीच हुई थी, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सो अफगानिस्तान के पहले तो एनवॉय जो है यूनाइटेड नेशन में, ऑलरेडी हर कंट्री का एक एनवॉय होता है जो यूनाइटेड नेशन में होता है, तो अफगानिस्तान के जो एनवॉय है उनका नाम है गुलाम एस इसकजाई। नाउ मिस्टर इसकजाई ने, क्योंकि वो अफगानिस्तान की जो पुरानी गवर्नमेंट थी, जो अशरफ गनी गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे तो उन्होंने ये बात अफगानिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग कॉल हुई है जिसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज इस मंथ के लिए, अगस्त मंथ के लिए, इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इस मीटिंग में मिस्टर इसकजाई हैज स्टेटेड दैट मिलियंस, लाखों लाख अफगानियों के जो लाइफ है, उनका जो फ्यूचर है वो बैलेंस नहीं है, वो अधर में फंसा हुआ है, नो वन रियली नोज व्हाट इज गोइंग ऑन, और तालिबान किस तरीके से उनको हैंडल करेगा, क्या करेगा, किसी को पता नहीं है, और इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेशर बनाने की जरूरत है तालिबान के ऊपर। इस मीटिंग को अटेंड करने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, खुद आए, और एंटोनियो गुटेरेस ने यहां पर यह बोला कि इंटरनेशनल यूनिटी ऑन अफगानिस्तान बहुत जरूरी है, और सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं, पावर प्लेयर्स जो हैं वर्ल्ड के, उनको मिलकर एक डिसीजन लेना होगा कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्या करना है आगे। देखिए, द चांसेस ऑफ अगेन सेंडिंग बैक आर्म फोर्सेस इन अफगानिस्तान आर नॉट इवन 1%, बट जो अफगानिस्तान में रेफ्यूजी क्राइसिस डेवलप हो सकती है, या वो लोग जिनको तालिबान अब जिनके साथ जिस तरह का बिहेवियर करेगा, बिकॉज लास्ट इवनिंग देयर वर न्यूज कि अफगानिस्तान इज नाउ गोइंग हाउस टू हाउस चेकिंग कि कौन कौन से लोग गवर्नमेंट के लिए, अफगान गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। सो किस तरह की चेंजेस होंगे, देखिए, आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ऐसी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल, फिडेल कास्ट्रो व्हेन ही केम टू पावर इन क्यूबा इन 1959, फिडेल कास्ट्रो ने कहा हम 3 महीने में इलेक्शन करा देंगे, और उसके बाद फिडेल कास्ट्रो की जब रिजीम कंटिन्यू करती है 1 साल बाद, आप देखेंगे कि बटिस्टा गवर्नमेंट के, यानी जो क्यूबा की पुरानी गवर्नमेंट थी, उसके जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको फांसी दे दी जाती है, उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। समथिंग वेरी सिमिलर हैपेंड इन 1979 इन ईरान, जब शाह रजा पहलवी के जो ऑफिशियल्स थे उनको ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन वाली गवर्नमेंट थी वो मार देती है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें इन कंट्रीज में होती रहती हैं, कहीं भी कंट्री में जब कू होता है इस तरीके का। तो पिछली बार बिल्कुल ऐसा हुआ था, पिछली बार तो जो 1996 में अफगान प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनको ही मार दिया गया था। इस बार अफगान प्रेसिडेंट जो है वहां से निकल गए, लेकिन बाकी लोगों के साथ अफगानिस्तान में किस तरह का ट्रीटमेंट होगा तालिबान के साइड से, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का प्रेशर अफगानिस्तान में तालिबान की रिजीम पे बिल्ड कर पाती है। अगर ये प्रेशर बिल्ड हो पाया तो थोड़ी रियायत हो जाएगी, अगर बिल्ड नहीं हुआ देन तालिबान विल गो बैक, ऑलमोस्ट दे विल रिटर्न टू द सेम 96 to 2001 सिनेरियो, जब वो फुटबॉल ग्राउंड्स में लोगों को फांसी दे रहे होते थे और गोलियों से मार रहे होते थे, ठीक है। सो दैट इज द सिचुएशन। वी विल ऑल्सो टॉक
अबाउट वन मोर थिंग जिसपे एंटोनियो गुटेरेस ने खास तौर पे ध्यान दिया, एंड दैट इज द कंसर्न फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। नाउ ये बात न्यूज में आ चुकी है कि देखिए जो हिजाब होता है, ठीक है, जो इसको वेल कहिए आप उसको, द मोस्ट फेमस वेल इन अफगानिस्तान इज कॉल्ड एज अ चदरी। तो एक न्यूज आ रही है कि अगेन चदरी की सेल्स अफगानिस्तान में बढ़ गई हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें अगर फीमेल्स हैं जो पढ़ी लिखी हैं, उनके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स हैं, तो घर वाले उन्हें खुद ही जला रहे हैं कि तालिबान कहीं घर में आके चेकिंग ना करने लगे, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में जस्ट इमेजिन कि अगर कोई बच्ची हो, कोई लड़की हो, वो बेचारी स्कूल गई, कॉलेज गई, उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, अब उसके सर्टिफिकेट्स को खुद वो जला रही है मेकिंग, क्योंकि अदरवाइज तालिबान एक्शन लेगा, उसे मारेगा या फिर कुछ और एक्शन लेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी दीज पीपल आर फेसिंग राइट नाउ, एंड दिस कैन ओनली बी सेव्ड अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो है वो तालिबान के ऊपर प्रेशर बनाती है। यहाँ पर यूएन जनरल सेक्रेटरी जनरल की उम्मीद यही थी कि वो बाकी की कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, चाइना, इनसे ये उम्मीद करे कि दे विल टेक अ स्टैंस, और क्योंकि दे सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, इफ दे विल टेक अ स्टैंस रेस्ट ऑफ द कंट्रीज विल ऑब्वियसली ज्वाइन देम, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा सिस्टम होता है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट जो मेंबर्स हैं उन्होंने स्टैंड ले लिया, then something can happen, otherwise जो सिचुएशन दिख रही है it is going to be very difficult. Now late at night, अभी रात में जो बाइडेन का जो स्टेटमेंट आया, जो उन्होंने आके स्पीच थी, तो तकरीबन 15-16 मिनट की स्पीच थी, उसमें उन्होंने क्या किया, और उसमें उन्होंने जो बात कही वो एक्चुअली काफी ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने पूरे का पूरा ब्लेम अशरफ गनी के ऊपर डाल दिया। उन्होंने ये कहा कि हम क्या कर सकते थे, हमारा ऑब्जेक्टिव अफगानिस्तान में जाने का वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना नहीं था, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम ये मेक श्योर करें कि अफगानिस्तान से वापस कभी भी मिलिट्री अटैक या टेररिस्ट अटैक, किसी भी तरीके का मिलिटेंट लेवल का अमेरिका पे ना हो, वो हमने सिक्योर कर लिया है। एनीथिंग बियॉन्ड दैट वी आर नॉट, वी कैन नॉट बी होल्डेड अकाउंटेबल फॉर। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कई बार ये बोला जाता है कि जॉर्ज बुश व्हेन ही वाज इन पावर between 2001 and 2008 again and again he said that अफगानिस्तान में जाने का रीजन सिर्फ ये नहीं है कि वहां पर आपको अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को पकड़ना है या अलकायदा को खत्म करना है। इट वाज अगेन एंड अगेन रिमाइंडेड टू द वर्ल्ड दैट द काइंड ऑफ बिहेवियर, द काइंड ऑफ स्टेट तालिबान हैज इवॉल्व, ठीक है, जिसमें फीमेल्स के लिए जो डिफिकल्ट सिचुएशन हुई है उसको भी रिजॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए भी अमेरिका को वहां होना पड़ेगा। अब इस वाले पॉइंट से अमेरिका अपने आप को पूरी तरीके से नेगेट कर रहा है, वापस हटा रहा है। व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर नो वन रियली नोज। हाँ, बट अभी के लिए जो बाइडेन हैज बीन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्टेटेड दैट अंडर नो सर्कमस्टांसेस अमेरिकन फोर्सेस आर गोइंग बैक इन अफगानिस्तान अनलेस एंड अनटिल कोई और मिलिटेंट अटैक होता है अमेरिकन लैंड पे या अमेरिकन इंटरेस्ट पे, ठीक है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो बाकी के 5000 अमेरिकन सैनिक हैं जो कि अभी अफगानिस्तान के अंदर हैं, टू मेक श्योर कि अफगानिस्तान में काबुल में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसको खाली कराया जाए, वो भी जल्दी से जल्दी अमेरिका वापस बुला लिए जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली दे हैव लेफ्ट अफगानिस्तान ऑन देयर ओन सिचुएशन, ओके, on their own faith. So that will be all the news which you'll be needing right now. Whenever something else comes up, I'll keep you updated with chota 1-minute videos, and beyond that we'll meet in the evening at 5:30 for post independence class today, and from tomorrow again for 5-6 days post independence complete करते हैं, and then फिर देखते हैं कि what else is needed for the upcoming prelims exams. Okay, so that will be all for now. ये वापस से अनअकैडमी कॉम्बैट का पेज मेक श्योर करें कि अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए खुद को रजिस्टर कर लें। संडे को सुबह 11 बजे टेस्ट है, टेस्ट में अपीयर हो जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इट्स अ वीडियो गेटिंग प्रीमियर्ड बिकॉज आई हैव टू रश समवेयर। मेक श्योर कि लाइक कर देंगे, कोई कमेंट लिख देंगे, जिससे कि सबको इस वीडियो के बारे में पता चल जाए। ओके, दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। हैव अ नाइस डे एंड लेट्स मीट अप इन लाइव सेशन 5:30 इन द इवनिंग। थैंक यू।